अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ मामलात पर समाअत होती है और आज भी पूरे शहर पे जो है वो के मामलात पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सख्त बरहमी का इजहार करते हैं। सारे शहर की मशीनरी लेकर जाओ कहते हैं और नस्ला टावर को गिराओ, चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया। साथ ही चीफ जस्टिस का कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर सख्त बरहमी का इजहार। नस्ला टावर पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। कमिश्नर कराची ने कहा, कितनी बिल्डिंग गिरी, कितना काम हुआ, हमें इसका बताएं, झूठ मत बोलें, चीफ जस्टिस ने कहा। कमिश्नर कराची ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हुए कहा कि सर मेरी बात सुने, ये तरीका है अदालत से बात करने का। जस्टिस काजी अमीन ने इस पर यह जवाब दिया, सर मैं इमारत गिराने की कोशिश कर रहा हूं। कमिश्नर कराची ये फरमाते रहे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए, चीफ जस्टिस ने कहा आप कोशिश छोड़ें, यहां से सीधा जेल जाएं। सर मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कमिश्नर कराची ने आगे से फिर इस्तफसार किया, हम समझ रहे हैं लेकिन आप कुछ नहीं समझ रहे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने आगे से कहा कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने यह भी कहा, कमिश्नर कराची से मुतालिक इस्तफसार किया कि ये किस ग्रेड के अफसर हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल ने उन्हें बताया कि कमिश्नर कराची ग्रेड 21 के अफसर हैं। क्या ग्रेड 21 का अफसर का कोर्ट में बात करने का ये तरीकाकार होता है? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ये रिमार्क्स दिए। तिजोरी हाइट्स को अब तक मिसमार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बरहमी से पूछा, तिजोरी हाइट्स को गिराने का काम जारी है, जिस पर आगे से कमिश्नर कराची ने जवाब दिया, अगर ऑपरेशन चल रहा है तो तस्वीर के साथ दोपहर तक रिपोर्ट पेश करें। चीफ जस्टिस ने यह कहा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शारह फैसल पर वाक़ई नस्ला टावर को गिराने का अमल तेज कर दिया गया, ताहम हिफाजती इक़दाम ना होने की वजह से इसी वजह से काम रोका गया। कमिश्नर कराची ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट का भी यही हुक्म था कि इसको रोका जाए अगर हिफाजती जो सारे इंतजामात हैं वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ जहां ये बात की, वहां पे दूसरे दीगर मामला पे भी कराची के ऊपर आज इजहार बरहमी किया, जिसमें एक मामला मिलिट्री लैंड पर कमर्शियल सरगर्मियों पर सख्त इजहार बरहमी किया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस की इस हवाले से जब समाअत हुई तो उस पर भी इस केस की समाअत के दौरान भी डायरेक्टर मिलिट्री लैंड अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि DHA फेज 1 में क्या बना रहे हैं आप लोग, कोई बिल्डिंग बन रही है क्या? आप लोगों का तरीकेकार ये है कि लंबी दीवार बना दो, फिर अंदर क्या होता रहे कुछ पता ना चले। अदालत ने इस्तफसार किया कि फैसल कंटोनमेंट में क्या हो रहा है, कमर्शियल प्लाजा बना दिया है, शादी हॉल्स बना दिए हैं। अदालत ने डायरेक्टर मिलिट्री लैंड से मुकालमा किया कि कंटोनमेंट लैंड का मामला तो बहुत खराब हो गया है, डायरेक्टर साहब आप नोट करें और कल रिपोर्ट लेकर आएं। जिसके बाद अदालत ने मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। दोनों मामला इंतहाई अहम हैं और बहुत ही बरहमी का इजहार किया है। कमिश्नर कराची के तो ग्रेड्स पर भी सवाल उठा दिया है। आज इस सारे मामले पे चीफ जस्टिस ने एक तरफ तो ये मामला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, ऑडियो वीडियो का मामला, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के मामले पर, और इस हवाले से आज भी दिन भर जो है वो मुख्तलिफ बहस चलती रही है। एक तरफ जो कंपनी है, फॉरेंसिक कंपनी, जिसने मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मुतालिक साकिब निसार की जो मुबैना ऑडियो उसका फॉरेंसिक किया है, वो फॉरेंसिक करने वाली अमरीकी कंपनी ने इंकशाफ किया है कि उसको धमकियां मिल रही हैं और मुतवातिर धमकियां मिल रही हैं। तो दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने आज एक सवाल और उठा दिया है कि साकिब निसार बताएं किसने मुझे और नवाज शरीफ को सजा देने पर उन्हें मजबूर किया। इसके ऊपर भी आज उन्होंने काफ़ी सारे सवालात उठाए और दूसरी तरफ उन्होंने आज बड़ी बहादुरी के साथ और हिम्मत और जुर्रत के साथ एक चीज़ का एतराफ़ किया, और वो मरियम नवाज ने चैनल्स के इश्तिहारात रोकने से मुतालिक जो उनकी ऑडियो क्लिप चल रही थी उसको दुरुस्त होने का एतराफ़ कर लिया। और उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल जो होने वाली उनकी ऑडियो क्लिप है, जिसमें वो 4 चैनल्स को इश्तिहार ना देने के अहकामात जारी कर रही हैं, उस मुतालिक उन्होंने कहा कि ये 4 चैनल्स को अगर मैं कर भी रही थी तो ये पार्टी का जो है वो पार्टी का मामला होता है और पार्टी चाहे इश्तिहारात देने के हवाले से तो वो डिसाइड कर सकती है कि वो किस चैनल को इश्तिहार देना है और किसको नहीं देना। तो ये कोई ऐसी मैंने अचंभे की बात नहीं की। उन्होंने आज ये बात बताई, ये कहते हुए इतराफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि डेफिनेट सी बात है, वो मेरी ऑडियो क्लिप है और ये पार्टी डिसीजन पे डिपेंड करता है। पार्टी का जवाबदीद है कि वो जिसको चाहे पार्टी इश्तिहार दे और जिसको चाहे वो पार्टी कैंपेन्स और इश्तिहारात ना दे, जिसके मुतालिक
आज उन्होंने बड़ी बहादुरी जुर्रत के साथ इस बात को एतराफ़ किया। दूसरी तरफ जी इसी पे फवाद चौधरी ने उन्हें कहा है कि उम्मीद है मरियम नवाज शरीफ इश्तिहारात कंट्रोल करने की तरह बैरून मुल्क जायदादों का एतराफ़ भी जल्द कर लेंगी। अब ये ख्वाहिश है हुकूमत की, इस ख्वाहिश के ऊपर भी जी आज बंद करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अवामी मसला जी इंतहाई अहम एक और गैस के बहरान का, जिसका हमने कल बात की थी और उसके ऊपर 150% से जायद जो हमने बताया था आपको कि जी टैक्स लगाने की बात की जा रही है, उसको आज शौकत तरीन साहब ने इतराफ़ कर लिया उस मामले का कि जी वाकई अगर इसको हमने मैनेज किया होता तो गैस का बहरान नहीं आता। दूसरा, अब एक तो तरफ है गैस का बहरान, लेकिन कल से पेट्रोलियम डीलर्स जो है वो कह रहे हैं मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं और इस हवाले से भी पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल के बाद एक जो अब कियोस्क होगा वो क्या कियोस्क होगा, ये बहुत अहम सवाल है। सारे इशू पे बात करेंगे जी। पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, अली गौहर बलोच हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ, नवाबजादा इफ्तिखार हैं पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच हैं और नुसरत वाहिद साहिबा हैं पीटीआई से। तीनों मेंबर कौमी असेंबली हैं। तीनों मौजूद मेहमानों को शुक्रिया अदा करती हूँ कि दे ऑल आर विद मी टुडे। साथ ही लेकिन उससे पहले जी एक कमर्शियल ब्रेक पे मुझे जाना है, सो आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ तो नाजरीन इस मामले पे तो हम जाते हैं अभी चीफ जस्टिस वाले मामले पे भी, नुसरत वाहिद साहिबा भी चूँकि दरअसल हमारे साथ हैं, कराची से ही हैं, वो खुद भी मैं इस पे बात करती हूँ पहले तो। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा इस पे चले जाऊँ, ऑडियो वीडियो से मुतालिक जो मामला है और ये जो धमकियाँ मिलने का अब एतराफ़ किया जा रहा है, इस हवाले से मैं ज़रा अली गौहर बलोच साहब की तरफ पहले जाऊँगी। अली गौहर बलोच साहब, ये कौन धमकियाँ दे रहा है? धमकी आमेज कॉल आ रही हैं, हमारी ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ गई हैं, टीम को फॉरेंसिक नतीजे बदलने पर मजबूर करना गैर अखलाकी ही काम है। अमरीकी फर्म गेट स्कोरी ने ये इंकशाफ किया है। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं और आप लोग बार बार एतराफ़ कर रहे हैं कुछ नई ऑडियोज़ और वीडियोज़ आने का, बल्कि अब तो वीडियोज़ की बात करी है। ज़वाहिद साहिबा एक प्रोग्राम में कही थी, आखिरकार ये क्या ऑडियो वीडियो का क्या गेम है जो ये कंटिन्यू शुरू हो गया है और ये प्रोलॉन्ग होता जा रहा है? अली गौहर साहब, आपको आवाज आ रही है? अली गौहर बलोच साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, अली गौहर बलोच साहब को गालिबन उनसे हमारा राब्ता नहीं हो रहा, तो जैसे ही राब्ता होता है उनसे मैं दोबारा सवाल करती हूँ ना। मीनवाइल मैं नुसरत वाहिद साहिबा की तरफ भी जाती हूँ। नुसरत वाहिद साहिबा, ये जो ऑडियो वीडियो के मामले में जो मैच पड़ गया है हुकूमत और नून लीग के दरमियान, आखिरकार ये कहाँ तक जाएगा? जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे थे और फिर कि वो जी फैब्रिकेटेड मामला, आज उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट दिया है। इस सारी सिचुएशन में वक्त नहीं ज़ाया हो रहा कौम का, हमें लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया निदा, अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया मुझे। देखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है कि ये नून लीग वाले हमेशा से इस किस्म की हरकतें, और ख़ास तौर पे मरीम सफदर साहिबा जो हैं वो इस किस्म की हरकतें करती रही हैं। पहले वो उन्होंने अरशद मलिक साहब की वीडियो निकाली और उसके बाद वो शख्स फौत हो गया, क्योंकि इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, किसी की इज्जत से खेलने से, किसी के को ब्लेम करने पे, किसी को एक्सपोज करने पे, कि क्या ये खुद गलतियों से मुबर्रा हैं? क्या इन लोगों ने कभी कोई ज़िंदगी में गलतियां नहीं की? अगर किसी ने की है तो उसको इस तरह एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत क्या है? मुझे ये इस बात की समझ नहीं आती कि इससे क्या ये बड़ी हो रही है। बल्कि मेरे ख्याल में तो इससे लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितनी ज़्यादा झूठी खातून है, जो मुसलसल झूठ बोले जा रही है। वो जो मेरा यहाँ तो क्या पता नहीं कहीं पे भी कोई जायदाद नहीं है, उससे लेके किलवेर फॉन्ट तक, और उसके बाद फिर अरशद मलिक की वीडियो, और फिर अब चीफ जस्टिस साहब की, एक्स चीफ जस्टिस साहब की वीडियो, ऑडियो वीडियो निकाली हुई, वो बिल्कुल बार बार वो दिखा रहे हैं कि कहाँ पे ना को इन्होंने एग्जम्प्ट किया है और कहाँ पे किस किस तरह की उसको किया है। वो तकरीर बिल्कुल हूबहू वही है जो 2018 में उन्होंने किसी उसमें फंक्शन में, इवेंट में की थी। तो ये इनका तो मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को एक्सप्लॉइट करो,
ये समझ रही हैं कि ये इस किस्म की बातें करके, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लोगों को बता देंगी कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैंने तो ज़िंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने तो ज़िंदगी में कोई जायदादें नहीं बनाई, मैंने तो ज़िंदगी में कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसके ऊपर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तो ये देखें ये लोग ये क्या-क्या हरकतें कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुकी है। दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक्सपोज़ तो वो खुद हो रही हैं बार-बार। मुझे इस बात की समझ नहीं आती, अगर फवाद चौधरी ने कहा है कि ये ड्रामा है, या प्राइम मिनिस्टर ने जैसे आज कहा है कि ये ड्रामा है, तो ये ड्रामा है। वो लोगों की अटेंशन गैदर करने के लिए आप देखती हैं कि इनके जो जलसे जुलूस और जलसियां होती हैं, उसमें कितने लोग आते हैं। अगर मौलाना फजल रहमान ना हो तो इनके मदरसों के बच्चे ना हो तो इनके जुलूस कितने बड़े हैं। हर एक को पता है कि कहाँ पे ये लोग खड़े हैं। अब उस चीज को ही एक्सप्लॉइट करने के लिए कि जी इनको पता है कि अवाम इनके साथ नहीं है, जो पैसे दे के ये लोग कुछ लोगों को ले आते हैं और बाकी मदरसे के बच्चे आ जाते हैं, तो उससे ये इलेक्शन नहीं जीत लेंगे। इनको बहुत सोच समझ के अब जिंदगी गुजारनी चाहिए कि ये हमारे लेकिन देखिए एक बात नुसरत वो जो कह रहे हैं खासतौर पे इस मामले पे कि देखें ये जो अमरीकी फर्म है गैरेट डिस्कवरी, जिसने इस हवाले से जो है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट अपनी पेश किया और उसमें कहा है कि ये वीडियो बिल्कुल ठीक है, और वो फॉरेंसिक कंपनी अब कह रही है कि जी उनको जो है वो धमकी आमिज़ फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं। तो सवाल ये भी है ना कि, और कहा जा रहा है कि जी रिज़ल्ट चेंज किया जाए और फॉरेंसिक नतीजा बदलने पर मजबूर करना है, गैर अखलाक़ी अमल है। वो एक तरफ ये भी तो बात है, ये कौन लोग हैं। और फिर मरीम नवाज साहिबा कह रही है अगर ये ठीक है तो इसमें ये बताएं साकिब निसार के उनको कौन था जिसको बतौर चीफ जस्टिस आप इनकार नहीं कर सके और आपने जो है वो सजाएं दे दी। ये इस मामले जब वो ठीक ही नहीं है, जब वो ठीक ही नहीं है, हाँ की जगह ना, ना की जगह हाँ अगर लगाई हुई है बीच में, तो वो क्यों कहेंगे किसी को कि आप इसको चेंज कर दें या आप इसको सजा दें या आप इसको सजा ना दें। वो क्यों कहेंगे इस तरह की बात? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ऑनेस्ट इंसान कह दिया है, तो इसलिए उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए, लाजमी मिलनी चाहिए। वो उनको इसकी सजा मिल रही है। आपका क्या ख्याल है कि वो बहुत सुकून से होंगे इसके बाद? ऑल्दो एवरीबडी नोज कि उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की है, और अगर जो धमकियां दे रहे हैं तो वो भी यही लोग दे रहे होंगे, इन्हीं के लोग जाके उनको धमकियां दे रहे होंगे ताकि वो एक इम्प्रेशन बने कि हो ये तो गवर्नमेंट कर रही है। जबकि आपको पता है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट इस तरह की नहीं है, पीटीआई की गवर्नमेंट इस तरह की नहीं है। ना वो कत्लो गारत करती है, ना वो किसी को धमकियां वगैरह दे रही होती है। हम लोग बहुत सीधे लोग हैं, जो कुछ होता है वो सबके मुंह पे होता है और सबके सामने होता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये अगर धमकियां उस कंपनी को मिल रही हैं तो वो यही लोग अपने बंदों से करवा रहे होंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि वो इन्हीं के बंदों से करा रहे हैं। अच्छा ठीक है। अली गौर बलोच साहब, आपको आवाज आ रही है? अली, आवाज आ रही है आपको अब मेरी? अली, आपको आवाज आ रही है मेरी अब? आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अली, अब ये बताएं कि ये जो आज मरीम नवाज साहिबा ने कहा है इस हवाले से खास तौर पे कि ऑडियो वीडियो के मामले पे, और ये बार बार ये मामला हो रहा है इस तरह का, ये क्या इशू है? और हुकूमत जैसे कि कह रही है हमने तो किसी को धमकी में इस कॉल नहीं कराया, ये भी आप लोग की कोई कहानी होगी? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो वीडियो वाला मामला है जिसमें साकिब निसार साहब का है, तो वो तो बड़ी क्लियर बात है कि पहले आपने देखा कि साकिब निसार साहब ने जब ये ऑडियो आई तो उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा कि ये मेरी आवाज़ ही नहीं है। लेकिन आज देखें कि उन्होंने खुद ये बात तस्लीम कर ली जब एक चैनल में आकर ये खबर दी कि भाई ये मतलब है कि जो मतलब है कि ये जब खबर एक चैनल पर आ गई कि ये तो जनाब फ्ला पोर्शन जो है वो साकिब निसार साहब की फ्ला वो तो प्रोग्राम में किसी ने स्पीच कर रहे थे, तो इसका मतलब है उन्होंने तो खुद तस्लीम कर दिया। पहले वो इस बात से मुकर गए, फिर बाद में उन्होंने तस्लीम खुद कर दिया। और आज जिस तरह से कि मरियम साहिबा ने अपने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली, उन्होंने कहा कि फिर वो अल्फाज क्यों हज़फ कर लिए जिसमें नवाज शरीफ साहब का नाम लिया जा रहा था, मरियम साहिबा का नाम लिया जा रहा था, वो खा गए और एक पोर्शन तस्लीम कर दिया कि ये पोर्शन तो मेरी आवाज़ है। तो मकसद ये है बात करने का कि ये खुद ब खुद एक्सपोज होते जा रहे हैं। और उसके बाद जो जिस इदारे से ये ट्रांजेक्ट होकर आई है वो एक बड़ा क्रेडिबल इदारा है, जिस
बंदे ने सराउंडिंग करवा के भेजी है जिस साहबी में वो उस बात पर स्टैंड करते हैं। आपने देखा कि अरशद मलिक साहब की वीडियो आई थी, उस वीडियो में भी उन्होंने एतराफ़ किया कि किस तरह से उनको प्रेशराइज करके ये फैसला करवाया गया। पिछले चीफ जस्टिस जो सामना है गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने भी मतलब है कि एफिडेविट किया और वो आज भी उस पर स्टैंड करते हैं। तो ये कितनी मज़ाक़ा खेज बात है कि जिस तरह से जस्टिस सिद्दीकी साहब ने जो बयानात दिए थे तो उन बयानात के ऊपर उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन एक बड़ी तज्जुब वाली बात है कि जस्टिस सिद्दीकी साहब ने जो बयान दिया था उस पर कोई तहकीकात नहीं करवाई गई कि उन्होंने जो सच बोला था उसकी बर्दाश्त में उनको तो निकाल दिया गया, लेकिन जो बात उन्होंने की उस पर तहकीकात नहीं की गई। आप देख लें कि गिलगित बल्तिस्तान की चीफ जस्टिस है, उनको तो मतलब है कि वो तौहीन अदालत कह लें या उसमें नोटिस किया गया है, लेकिन हाकिम निसार साहब को नहीं बुलाया गया कि भाई आप ये साबित करें ना कि इनके बात आपने नहीं की है। वो तो अपनी उन्होंने तो एफिडेविट दे दिया कि उन्होंने ये बात की है। फिर उसके बाद जिस अपना वो जज थे जो अरशद साहब जिन्होंने वो साहब भी बात किए हैं, तो उनका भी जो बयान था, जो उनकी वीडियो आई थी, उस पर भी मतलब है कि उनके फैसले को कालअदम करार नहीं दिया गया। लेकिन ये है कि उस वीडियो को आप देख लें कि उसके ऊपर उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तो ये जो सिलसिला जो लोग इस सारे सियासी निजाम के ऊपर असरअंदाज होते हैं, वो लोग जो इस सियासी निजाम को सोचदार करते हैं। अली गौहर साहब की बढ़ाएं, कम आ रही है बहुत। देखिए, जो इस सिस्टम को सोचदार करते हैं उनका भी मुहासबा होना चाहिए, उनका भी एहतसाब होना चाहिए और ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। ये सिलसिला तो आप देख लें कि पूरी पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक्सप्लोर हो गया है। अब तो लोग और पाकिस्तान के अवाम इंसाफ चाहते हैं। अब पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि ये मतलब है कि जिस तरह से अदलिया के ऊपर दबाव डाल के फैसले लिए गए हैं, इनके जो मतलब है कि वीडियो आप किसकी आ रही है? वैसे आज मरियम बाजी भी कह रही थी और वो अज़मा बुखारी साहिबा भी कह रही हैं, वीडियो किसकी आ रही है अब नेक्स्ट? ये वीडियो का आपको नहीं लग रहा है ये ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा मामला सारा? नहीं, देखिए जो वीडियो आई है, जो जिनका मैंने रेफरेंस किया है, वो तो बड़ी मुशक्का वीडियो है और वो कोई मतलब है बनाई भी नहीं है। मुझे ये बताएं कि जस्टिस सिद्दीकी साहब की जो वीडियो थी वो कोई वीडियो तो नहीं थी, वो तो बताते खुद सामने आया। जो मतलब है कि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस ने एफिडेविट दिया, वो कोई फेक तो नहीं है ना, वो तो उस पर स्टैंड करते हैं। चले वो तो तमाम मामला ठीक है, लेकिन ये वीडियोस कौन बना के दे रहा है? ये वीडियोस कहाँ से आ रही हैं? सवाल, या आप लोग के पास ये वीडियोस कौन दे रहा होता है आप लोग को बना के? देखिए, फेक वीडियो देखिए हमें नहीं दी जा रही, ये वीडियो सारी सामने है, ये वो हकायक हैं जो सामने आ चुके हैं। फेक वीडियो अच्छा, बना कौन रहा है वैसे ये वीडियोस? देखिए, जो लोग इस निजाम के ऊपर असरअंदाज होते हैं, अब वो वक्त है कि उनको एक्सपोज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हमारा तो बहुत बड़ा वादा है कि उनको इस बात पर सो मोटो लेना चाहिए और उन लोगों का तयन करना चाहिए और इन की हकीकत सामने आनी चाहिए। इनका फराबिक करवाएं, इनके मेरिट के ऊपर इंक्वायरी करें और बताएं कि कौन सी वीडियो सही है और कौन सी वीडियो गलत है। अच्छा ठीक है, चले मैं नवाबजादा इफ्तिखार साहब की तरफ भी जाती हूँ, काफी देर से वो इंतजार करें। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, ये सारा मामला सामने है, ऑपोजिशन मुकाबला इस वक्त हुकूमत चल रहा है, सारा मामला ये तो मैच पढ़ने वाली बात हो गई है। इसमें अब तो जजेस के भी जो रिमार्क्स और तकरीर आ रहे हैं वो आपने कॉन्फ्रेंस में भी सुने ही है सारी बातें। ये सारा गेम किस तरफ जा रहा है, ये क्या जा रहा है? सेंटर ताज हैदर साहब ने भी बड़ी एक खतरनाक किस्म की प्रेस जो बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, उसमें एक बहुत ही खतरनाक किस्म की उन्होंने भी एड्रेस अपना किया है, स्पीच किया है। तो ये जा कहाँ रहा है मामला, हो क्या रहा है ये? देखिए, पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रुसवाई हो रही है इस वक्त। दुनिया में जितने 129-30 ममालिक हैं, हमारी जुडिशरी का नंबर उसमें पहले भी कोई अच्छा नहीं है, 120-22 पे आता है जी। और ये जो अब केसेस का और ये सिलसिला शुरू हुआ है, इससे और हमारी जुडिशरी की जो क्रेडिबिलिटी है वो दांव पे लग गई है। पहले तो चाहिए कि
चीफ जस्टिस साहब को इस पर सुओ मोटो लेते, और या जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि फैक्ट फाइंडिंग कमीशन इसके ऊपर बनाया जाए ताकि कौम को पता चल सके कि असल हकाइक क्या है। आज अब वो आज उनकी भी रिपोर्ट आ गई जो आपने पहले बताया, जो फोरेंसिक कंपनी करने वाली थी, उन्हें भी थ्रेट किए गए हैं। तो ये सारी चीजें, हमारा पहले भी कोई रिकॉर्ड दुनिया में अच्छा नहीं है और मजीद हम रुसवाई की तरफ जा रहे हैं, मजीद बदनामी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो इस पर किसी सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख की खातिर इसका नोटिस लेना चाहिए जी। सही है, ठीक है, आप समझते हैं अपनी साख की खातिर नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, दूसरा मामला अहम, चले ये हम इस पे तो हम बात कर रहे हैं आज और सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ जी एक और अहम मामला है, क्योंकि वक्त फिर कम होगा, मैं चाहूँगी कि इस इशू पे आप लोग ज़्यादा बात करें। अवामी मामला है एक तरफ कि जी शौकत तरीन साहब इस बात का जो है वो एतराफ़ कर रहे हैं कि जी गैस का बहरान भी गलती और कोताहियों की वजह से हुआ है। 150% इजाफा बढ़ाने की बात हो रही है, आवाम की चीखें निकल रही, जो लोग खास तौर पे जीत कर आए हैं कॉन्स्टिट्यूंसी से, मैंने कल भी ये सवाल किया था, वो तो अपने वोटर के सामने और सपोर्टर के सामने खड़े होने के काबिल नहीं रहे। इतनी महंगाई हो गई है कि वो उनको क्या जवाब दें। दूसरी तरफ कल से एक और बहरान तैयार खड़ा है हुकूमत के लिए, और वो ये है कि जी कल से पंप्स बंद करने की बात कर दिया है। पेट्रोलियम डीलर्स ने मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है, और साथ ही 25 नवंबर से, यानी कि चूंकि कल से ये बता दिया गया है कि सुबह 6 बजे से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में भी और दीगर सूबों में मुल्क समेत पूरे मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। ये डीलर्स एसोसिएशन कह रहे हैं कल से ही। और क्या ये जो मामला है इसके लिए हुकूमत तैयार है? एक तरफ गैस का बहरान, पेट्रोलियम के डीलर्स एसोसिएशन बंद कर रहे हैं, कल से पेट्रोल पंप्स, तो बड़ा एक कियोस्क हो जाएगा अभी ये रात से, क्योंकि जाहिर सी बात है ये खबर इस वक्त आ गई है तमाम टीवी चैनल्स पर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सामने है। तो ये इसको कैसे जो है वो हैंडल अप किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी देयर आर सो मेनी इश्यूज जो कि पाइपलाइन में हैं और वो पहले ही नहीं एड्रेस हो पा रहे अब तक। जी नुसरत। अच्छा, अगर आप इजाजत दें, मैं पहले बात कर रहा हूँ कि मेरी थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। जी नवाजुल इफ्तिखार साहब आप कह रहे हैं? जी 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 बोलिए बोलिए। अच्छा, हाँ, गुजारिश ये है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं जी, वो और टीवी चैनल्स पर भी वो आके गलत बयानी करते रहे कि हमने ये गैस बर वक्त ले ली थी, हाँ, और हमें जो मतलूबा तादाद में चाहिए थे जितने भी कंडे, वो हमने उसके मुताबिक अपनी शिपमेंट वगैरह हर चीज कर ली थी। मगर कल जब शौकत तरीन साहब ने इस चीज का इंकशाफ किया, अब देखें कि पूरा मुल्क ये गैस के बहरान से और कितनी अजियत और अजाब से हम लोग गुजर रहे हैं कि आज शहरों में लकड़ी की कीमत जो है इस बहरान की वजह से ये तकरीबन 1100 को क्रॉस करती है पर 40 किलो। तो आप देखें कि इतने शदीद, उसके बाद और प्राइम मिनिस्टर साहब आराम से सो रहे हैं, उन्हें कोई इस चीज से, उन्हें टीवी से खबरें मिलती हैं या उनकी घर से उन्हें बताया जाता है कि जनाब मुल्क में ये हो रहा है, पैसा रुपया ऊपर जा रहा है या डॉलर गिर रहा है, या कोई उन्हें किसी चीज का नहीं पता होता। अब उन्हें ये नहीं पता कि उनके मिनिस्टर्स कर क्या रहे हैं, और जिस तरीके से मिनिस्टर्स ने आके गलत बयानी की टीवी चैनल्स पर और फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने गलत बयानी की। कल आपके सामने है कि शौकत तरीन साहब ने वो सारा भांडा ही फोड़ दिया उन्होंने। और दूसरी बात ये कि आपको याद होगा कि पिछली दफा भी जब ये पेट्रोल का बहरान आया था, और उस वक्त भी कई दिन पहले ये शोर बजता रहा उन कंपनियों की पाकिस्तान रहा, और एंड टाइम पर आके फिर हुकूमत ने नोटिस लिया और रातों रात 25 रुपए फी लीटर इन्होंने कीमत बढ़ाई और अरबों खरबों का उन कंपनीज को इन्होंने फायदा पहुंचाया पेट्रोलियम के मद में। अब फिर वही सूरत हाल है कि कल सुबह 6 बजे से वो हड़ताल पर जा रहे हैं। उनके साथ की हुई कमिटमेंट जो इनकी थी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब इनका प्रॉब्लम ये है कि जो मिनिस्टर्स जाके कमिटमेंट कराते हैं, दस्तखत कराते हैं, दूसरे मिनिस्टर्स कहते हैं कि जनाब हमने पीएम साहब से पूछा, वो तो कहते हैं मेरे इल्म में नहीं है। जिस तरह ये इनके साथ तरीक तालिबान के साथ जब वो इंटीरियर मिनिस्टर और हमारे मजहबी अमूर के वजीर और ये लोग जाके उनके साथ दस्तखत कर रहे, तो बाद में आपने देखा कि फैसल वाडर साहब ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब के तो इल्म में नहीं था ये सब कुछ। तो जहां ये सूरत हाल हो, इनकी नाअहली और नालायकियों की सजा 22 करोड़ आवाम भुगत रही है जी। तो ये मुसलसल
एक अजियत बने हुए हैं इस मुल्क के लिए जी। तो और ये जो IMF के साथ जो इन्होंने मुआहदे किए हैं, हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं। कह रहे हैं IMF के साथ मुआहदे पुराने उन्होंने किए हुए हैं जिसकी वजह से नहीं हो रहा है चीजें, आप कह रहे हैं मुआहदे तो अब किए ना इन्होंने। अगर पुरानों की बात होती तो 3-4 साल पहले की होती। ये तो इनके अब मुआहदे हैं ना। ये अब नया बजट, अब कल उन्होंने फरमाया है मिनी बजट के लिए भी तैयार है, मिनी बजट भी ला रही है हुकूमत। जी जी हाँ, और उन्होंने एहसान अजीम किया जी, $700 अरब का हमें उन्होंने कहा है, देखिए जी हम तो सिर्फ $350 अरब मजीद टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो ये, और फिर साथ ही उन्होंने डीजल पेट्रोल में भी उन्होंने कहा कि जी 6 माह के अंदर हमने कमिटमेंट की है कि हम 30 रुपए बढ़ाएंगे पेट्रोल में लेवी में। अच्छा, तो वो 200 के करीब जा पड़ेगा। उसके बाद पूरे मुल्क में एक आग लग जाएगी महंगाई को। और साथ ही बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ाने का उन्होंने नवीद सुनाई। और साथ ही ये भी कह दिया कि इस साल कोई रिलीफ के चांसेस नहीं है किसी तरफ से। तो जब ये सूरत हाल होगी, आप बताएं कि किस तरीके से लोग इनके खिलाफ, वो जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग उन्हें खाने पीने को कुछ नहीं, वो एक महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। तो लामाला लोग बाहर आएंगे, फिर ये वो इनकलाब की तरफ, और वो खुदा ना खास्ता ज्यादा खतरनाक होगा मुल्क के लिए। सही है, ठीक है। अच्छा, मैं जरा नुसरत वाहिद साहिबा से फिर इसी पे कमेंट ले लेती हूँ। नुसरत वाहिद साहिबा, ये सारे बहरान सामने खड़े हैं, बड़े चैलेंजेस हैं, ये तो अवामी चैलेंजेस हैं, इनको कैसे हल किया जाएगा अभी? नहीं, मैं सिर्फ भाई की बात सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि क्या ये इतने नाइव हैं कि इन्हें नहीं पता कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। आज मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्पीच सुन रही थी और वो कह रहे थे कि इस वक्त पेट्रोल बेइंतहा महंगाई की तरफ जा रहा है और बहुत रेयर होता जा रहा है। उन्होंने सिफारिश की है, गुजारिश की है बल्कि चाइना से, जापान से, इंडिया से, सऊदी अरब से कि हमें तेल दो ताकि हम तेल को आगे अपने लोगों को फराहम कर सकें। और बेइंतहा वहां पे महंगाई हो रही है, गैस की, पेट्रोलियम की, चीजों की। पूरी दुनिया इस वक्त उसकी जद में आई हुई है। इनको नहीं पता कि ये सारा इल्जाम हुकूमत के ऊपर लादे जाते हैं। हुकूमत क्या करे? खुद पेट्रोल उगा ले कहीं से, कि जितना पेट्रोल मुल्क में आता है बाहर से, या गैस सिंध और बलूचिस्तान या जो भी इलाके हैं जहां से आ रही है, अगर वो वहीं से वो कम आ रही है तो क्या ये खुद से उसको पैदा करना शुरू हो जाए? आप मतलब किस तरह इस तरह की बातें कर सकते हैं? हुकूमत को इतना ज्यादा ब्लेम करना हर चीज के ऊपर, कि जो कुछ भी हो रहा है, कोरोना भी हुकूमत लेके आई थी, बल्कि पूरी दुनिया में हुकूमत लेके आई थी। PTI की हुकूमत आ गई तो कोरोना आ गया पूरी दुनिया में, क्योंकि इन लोगों ने कहा था ना कि 2018 जो है ये कोरोना हुकूमत है। तो ये किस किस्म की बातें करते हैं? पढ़े लिखे लोग हैं, ये मतलब अच्छी तरह जानते हैं सारी सिचुएशन को, लेकिन टीवी पे इस तरह की बात करने का मतलब ये है कि आप आवाम को बता रहे हैं कि ये लोग गलत हैं। हालांकि जितने सिंसियरिटी से आपका प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा है वो शायद ही किसी ने इससे पहले किया हो। वहां तो मैंने सुना ये था कि उनकी जब कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, तो उसके बाद वो जैसे ही वो चीज खत्म हुई तो पूछते थे पिस्ते कहाँ से आए, बड़े अच्छे हैं, ये सैंडविचेस कहाँ से आए, बड़े अच्छे हैं। वो सुनते ही नहीं थे कि मीटिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जबकि ये 8-8 घंटे बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं और चाय का कप पीते तक नहीं है वो। कि इतनी इनकी कंसंट्रेशन होती है कि पूरी चीज का इनको अच्छी तरह पता हो। ठीक है नुसरत साहिबा, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, बट कत्ता कलाई माफी, एक बात बता दें, मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब आप ही के हुकूमत के मुशीर हैं, उन्होंने कहा है बरवक्त इकदाम ना करने पर मुल्क में गैस बहरान है। बात ये नहीं कि महंगी मिल रही है चीजें, दैट्स राइट कि चलें आलमी मंडी में चीजें, लेकिन उसको मैनेज किया जाता है। एक होती है मैनेजमेंट, एक होती है एडमिनिस्ट्रेशन। क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट? आप मुझे बताएं कि इन्होंने कितने ज्यादा चेंज किए हैं। असद उमर से लेके आज तक वो चेंज करते रहे, सिर्फ इसी उसमें कि शायद कोई ऐसा इंसान आ जाए जो अच्छी तरह इसको हैंडल कर ले। अब नुक्ताचीनी तो करना आसान होता है, लेकिन हैंडल नहीं करते। वो आते हैं, कुछ अर्सा काम करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो आप क्या करें? पाकिस्तानी ही लेने ना, आप फॉरेनर तो कोई लेके नहीं आ सकते। मतलब अपने ही मुल्क के लोग लेने, अपने ही मुल्क के दूसरी पार्टियों से आए हुए सारे लोग हमारी उस पर आए हुकूमत में, बट दे कुडंट परफॉर्म और वो चले गए। अब कोशिश तो कर रहे हैं ना हम लोग, ये तो नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे, अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश हो रही है। अगर मैनेज नहीं किया तो इससे पहले वाले जो साहब थे हफीज पाशा, नहीं तो ये बर्वक्त इकदाम करना किसका काम है? हुकूमत का या किसका? हुकूमत का ही काम है, हुकूमत का ही काम है। लेकिन हर चीज प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा, जो जिसका वजीर है उसको करना है, ये उसको हैंडल करनी चीजें पहले ये बात तो साबित हो गई ना, यानी कि इस बात से कि वो वज़रा नाकाम है और वो फेल हो गए, वो चले गए छोड़ के, इसीलिए कि दे कुडंट परफॉर्म।
और वो छोड़ के चले गए। अब शौकत तरीन साहब हैं, अब देखें ये क्या करते हैं। अभी तक तो जाहिर है अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरह गैस का मामला और जो पेट्रोल वाले मामला वो तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी नहीं देखती। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी भी देखती है, लेकिन हाँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर पूरी दुनिया में चीजें महंगी हैं और अवेलेबल नहीं हैं तो कहाँ से हुकूमत फराहम कर देगी लोगों को। अच्छा, अब माफिया की जहाँ तक बात करते हैं, चले मैं अली गौहर बलोच साहब ये जो पेट्रोलियम का जो इन्होंने हड़ताल की बात की है, सुबह से हड़ताल कर दी, वो माफिया ही है तो वही कर रहे हैं। करे वजाहत कर लीजिए जी। अच्छा, मैं सिर्फ अपनी बहन साथी को नाराज हो रही थी कि दुनिया में महंगाई हो रही है, इन्हें पता नहीं है। हाँ। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि पहले साल हमें आपकी गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब साबका गवर्नमेंट्स की वजह से महंगाई, फिर दूसरे साल हमें कहा कि जनाब ये माफिया की वजह से महंगाई, तीसरे साल हमें कहा कि कोविड की वजह से महंगाई, चौथे साल हमें इस साल के शुरू में बताया गया कि जनाब नहीं, महंगाई नहीं है, पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। फिर मिडल में हमें ये बताया गया कि नहीं जनाब, ये बाहर दुनिया में महंगाई हो रही है, इस वजह से महंगाई। और कल हमें नया इंकशाफ हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने किया कि सिंध की वजह से महंगाई है। अब बताएं, बहन नाराज तो हो रही है, हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं। हम तो इन्हीं की बातों को देखते हैं कि अपना 4 सालों में और इस आखिरी साल में तो तीन मौकफ से बदल चुके हैं। अच्छा ठीक है अली गौहर, आपको आवाज आ रही है? अच्छा चले मुझे एक ब्रेक की तरफ भी कहा जा रहा है जाने के लिए, मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ चले जाऊं, फिर स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और अली गौहर बलोच साहब की तरफ मैं जाती हूँ। अली गौहर बलोच साहब, ये जो मामला है, जो पेट्रोल का मामला अब कल सर उठा रहा है, बड़ा अवामी मामला है, और जो गैस का बहरान आया है, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि बर्वक्त इक़दाम ना करें, ये मुझे गवर्नेंस के, मैनेजमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात लग रहे हैं डायरेक्टली। ये मुझे कोई वो मामलात नहीं लग रहे हैं कि जी इस वक्त जो है वो भी महंगी मिल रही है चीज़। तो ये वो वैसा ही वाला सिस्टम है कि अगर कोई एक आम घरेलू मिसाल दे रही हूँ, अवामी मिसाल, ये एग्जाम्पल है और बहुत अच्छे से हमने बहुत लोगों के यहाँ देखा भी है कि अगर जो है वो किसी को एसी लेना होता है, परचेज करना होता है या ठीक कराने का काम करना होता है, तो लोग सर्दियों में कराते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट कम पड़ती है। सिमिलरली अगर किसी को जो है वो हीटर चाहिए होता है तो या हीटर को ठीक कराना होता है तो लोग गर्मियों में कराते हैं, उसकी कॉस्ट कम पड़ती है, क्योंकि डेफिनेट सी बात है जिसका जो डिमांड जिसकी ज़्यादा होगी उसको वो आपको कॉस्टिंग उसकी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। ये एक बहुत आम फार्मूला है। तो ये फार्मूला जिसके ऊपर चाहे LNG का मामला हो, चाहे पेट्रोल खरीदने का मामला हो, व्हाटएवर द परचेजिंग एट द कंट्रीज लेवल इट इज, तो ये तो एक साफ सीधा सा एक सिंपल इक्वेशन हमें नजर आती है। सो आप इसको कैसे देखें? नुसरत भाई साहिबा जैसे कह रही हैं, आप इससे एग्री करते हैं? देखें, मामला ये नहीं है असल में। आप किस बहरान की बात करेंगे? आप गैस के बहरान पे बात करेंगे, आप पेट्रोल के बहरान पे बात करेंगे, आप चीनी के बहरान पे बात करेंगे, आप अद्वियात के बहरान पे बात करेंगे। देखें, ये तो जब से ये मतलब है कि गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान में कोई ना कोई हर रोज एक नया बहरान आया है, हर रोज करप्शन का एक नया स्कैंडल आया है, हर रोज महंगाई का एक नया तूफान आया है। इसमें एक बड़ी सिंपल बात है कि जिस तरह से भी आप LNG की बात कर रही थी, वो तो शौकत तरीन साहब ने बता दिया और खुद भी ये एक्सपोज होते जा रहे हैं हर मामले में। और सूरत ये है कि ये इनको चाहिए था कि इन्होंने टेंडर जो है वो मतलब है कि वो टाइम पे ना, आपको पता है कि ये लेट टेंडर करने की वजह से पाकिस्तान के अवाम को का जो पैसा था उसमें हमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ है और उसके जिम्मेदार ये हैं। और ये माफिया है जो पाकिस्तान को दोनों हाथों के साथ बड़ी बेदर्दी के साथ लूट रहा है और कोई अकाउंटेबिलिटी करने वाला इदारा जो है वो इनकी अकाउंटेबिलिटी करने को तैयार नहीं है। तो सिर्फ ऑपोजिशन को और बिलखसूस नून लीग की लीडरशिप को
और जो है वो मतलब है कि इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाना है, विक्टिमाइजेशन करना है। अब आप देख लें कि पेट्रोल का जिस वक्त कोरोना का पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था और पूरी दुनिया में पेट्रोल 0 पे तकरीबन प्राइस पे चला गया था, उस वक्त भी पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान आया और वहां पर उस वक्त भी माफिया जो कि इनकी गोद में बैठे हैं, बल्कि इनकी वो माफिया नहीं है, वो इनकी एटीएम मशीनें हैं, उनको अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया गया, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई भी काबिल जिक्र कार्रवाई ना की गई। इसी तरह से चीनी के अरबों रुपए इनकी जेबों में गए, आटे के अरबों रुपए इनकी जेबों में गए, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती, कोई बंदा जो है वो ना किसी से पैसा वसूल किया गया, ना उनकी अकाउंटेबिलिटी की गई, क्योंकि सारा माफिया तो इनकी कबीना में बैठा हुआ है और वो इनकी एटीएम मशीनें। यही वजह है कि आज आप देख लें कि जिस तरह से कोरोना, ये इन्होंने क्या करना है, कोरोना के पेंडेमिक में आप देख लें कि जो बाहर से खैरात में अरबों रुपए पाकिस्तान को मिले, उस पर भी इन्हीं की जो मतलब है कि गवर्नमेंट के इदारे, उन्होंने ऑडिट पैरस बनाए जिसमें कहा कि इसमें खरबों रुपए की करप्शन हुई है। आज तक उस पर भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई, ना कोई उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो ये तो हम रोज रोज मतलब है कि देख लें कि ये जब हुकूमत खुद सरपरस्ती कर रही हो करप्शन की, जब आप आरटीएस सिस्टम बंद करके मतलब है कि ऐसी हुकूमतें मुल्क में बनाएंगे कि जो गैर नुमाइंदा हुकूमतें होंगी, जो अवाम का मैंडेट लेकर नहीं आए होंगी, तो वो फिर यही समझते हैं कि मतलब है कि ये उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई भी नहीं कर सकता। जाहिर है कि वो पाकिस्तान को जितना मर्जी नुकसान पहुंचाएं, कोई नई ईवीएम मशीन आ जाएगी जो उनको इलेक्शन जितवा देगी, किसी तरह से जो है मतलब है कि वो मतलब है कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे कि वो अगली दफा भी वोट चुरा कर आए। इन तमाम चीजों का हल एक ही है कि पाकिस्तान में मुनसिफाना इलेक्शन करवाए जाएं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सिस्टम बंद किया जाए, तो फिर ही पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और उन मुख्तदर हलकों को भी सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के अवाम का जो ये बुरा हाल हुआ है, उनकी मतलब बेजा मदाखलत की वजह से उसके जिम्मेदार वो खुद हैं और इन चीजों का तदारक करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपका, नवाज़ादा इफ्तिखार साहब आपका, नुसरत वाहिद साहब आपका, तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आज इस तमाम तर मामला पे बात हुई। जाते जाते नाज़रीन, आज इस इशू पे मैं जो शुरू में हमने जिसके हवाले से बात की थी, कराची के हवाले से, उसके ऊपर थोड़ी बात करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त कराची का मामला नाज़रीन ऐसा मामला है कि कराची वाले हर लिहाज से, मैंने पहले भी बात बहुत मुतादिद बार अपने प्रोग्राम में बात की है, हर लिहाज से, हर हवाले से, इवेंचुअली अब तो वफाकी हुकूमत भी कह चुकी है कि जी सिंध के अंदर जैसे कि हम देखते हैं कि वो ज़्यादा महंगाई हमें नज़र आती है बमुकाबला दीगर सूबों या शहरों के अंदर। ख़ासतौर पे कराची में, कराची वाले सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, कराची वाले सबसे ज़्यादा जो है वो मईशत में हिस्सा डालते हैं, रीढ़ की हड्डी कहलाया जाता है। पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट यहाँ से हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची में क्या हो रहा है, कराची में बेतहाशा नाइंसाफ़ियों का जो कहते हैं बाज़ार गरम है। एक मामला चाहे नाजायज़ तजावुज़ात का हो, और तजावुज़ात तो वैसे भी होती इल्लीगली हैं, इंक्रोचमेंट जिसको कहते हैं, तो तजावुज़ात का मामला ही इल्लीगल का होता है। अब इसके साथ भी हमने ये लफ्ज़ जोड़ लिया है कि जी नाजायज़ तजावुज़ात, बहरहाल वो वर्ड ही का मतलब ही यही है डिक्शनरी में, बहरहाल लेकिन इसको हम फिर भी मतलब आलम यह है कि इसको भी हम यूज़ करने के लिए इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इंक्रोचमेंट का मामला जो हो, या कोई भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का मामला हो किसी भी जगह पे, या फिर इल्लीगल लैंड्स हथियाने का मामला हो, ये मामला इंतहाई हसास मामला है। आप कब तक किसी की जगह को जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कब तक किसी का माल खा सकते हैं, कब तक किसी का हक खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ख़ुद भी सोचनी होंगी। ये हमारे अपने ज़मीर की बात भी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज एक चीफ जस्टिस उठ के जो है वो या एक शख्स उठ के चूँकि वो कराची से है और वो सोच रहे हैं कराची वालों के लिए और वो इस तरह के फ़ैसले ले रहे हैं, लेकिन हमें भी ये सोचना है, तमाम इदारों को सोचना है, तमाम हुकूमतों को सोचना है, उनके अंडर लोगों को सोचना है कि किस तरह से वो सिस्टम को चला रहे हैं और कब तक बैठ के ये नाइंसाफ़ी का बोलबाला करते रहेंगे, कब तक इस तरह के अहकामात आते रहेंगे कि आज जो हमें कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में नज़र आए हैं। दूसरी तरफ कोई कहता है कि जी ओहदा छोड़ने की बात की थी, आज भी सईद गनी से ये पूछा, इस्तफसार क्या है कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ने कि आप अपना ओहदा कब छोड़ेंगे। आप लोग पहले एक इल्लीगल रॉन्ग डूइंग करते हैं और उसके ऊपर फिर खड़े होकर आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ
साथ जो है फिर गलत बात को जो है वो बचाने के लिए एक और नई गलत बात करते हैं। तो ये हमें सबको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आखिरकार हम कराची के साथ कर क्या रहे हैं। वो शहर जो आपको खिला रहा है, पाल रहा है और आपका घर चला रहा है, उसी के साथ आप सौतेली माँ जैसा जुल्म कर रहे हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।